इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी सीधी बात ये है कि अगर इन अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो स्पष्ट छोटे छोटे शब्दों में अगर सुना जाए तो सीधी कहानी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, दैट्स इट। और सिंपल केस। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए तब कहां जाएगा, ना ऊपर ना नीचे, बीच में ही भागेगा जिस डायरेक्शन में जा रहा था। और कैसे, वो ध्यान से देखना। अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, एक चीज काट दो इसमें से, इन दोनों इक्वल होने पे एक चीज कट रही है, बताओ क्यू से क्यू। यहां से सब लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए तो मुझे ये बता दो किसको नीचे भेजोगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को मैं जानबूझ के ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। इस बी को भी नहीं कहते, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। और मुझे इसके ऊपर ना बहुत बड़ी चर्चा करनी है थोड़ी सी, ठीक है, ध्यान से बात समझना। वेलोसिटी सिलेक्टर, अब चार्ज ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसी में निकलता चला जाएगा। लेकिन एक बात समझो, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो तुम उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। तुम जिस चार्ज पार्टिकल को भेजना चाहो उसको कितनी भी गति से भेज सकते हो। एक चीज थी तुम्हारे टॉपिक के अंदर, उसका नाम बस बोल रहा हूं क्योंकि टॉपिक उसी से कनेक्ट होता है। उसका नाम है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोइलेक्ट्रॉन। इन शॉर्ट मिला के बोले तो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का काम क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड से घुमा के किसी भी जगह पे स्ट्राइक करवा सकता था, तो वो काफी डैमेजिंग होता था। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन घुमाता था, तो घुमाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, स्पीड। और उसकी स्पीड को सेट करने के लिए तुम्हें दो बातों को सेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेट करके तुम किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को सेट कर सकते हो जिससे तुम्हें उसको चलाना हो। और उसी बी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। बस इस चीज का ध्यान रखें, हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को सेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से। इस चीज को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर करो और तुम चार्ज पार्टिकल को मोशन देना चाहो, वो मोशन दे सकते हो। तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, लेकिन बात बन जाएगी। चार्ज पार्टिकल चलाने के लिए दिया गया मेजरमेंट, और मेजरमेंट क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर वो तुम्हें बताया ना जाए कि ऐसी भी कल्पना संभव है तो तुम कर नहीं पाओगे। जैसे कि मान लो तुमसे बहुत सिंपल छोटा सवाल पूछता हूं, हमारी जो गाड़ी के पहिए, मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है उसमें एक मीटर लगा होता है जो किलोमीटर नापता है। उस मीटर का नाम है ऑडोमीटर। वो आगे लगा होता है कि पीछे, ऑडोमीटर आगे वाले पहिए से कनेक्ट होता है कि पीछे वाले से, ये बताएं पहले तो। ऑडोमीटर यानी किलोमीटर नापने वाला मीटर अगले पहिए से कनेक्ट होता है कि पिछले वाले से, अगले से। पिछले से क्यों नहीं, सोच के बता सकते हो। सवाल तो कुछ और था, जानबूझ के घूम के सवाल तो पूछूंगा अभी मैं। क्योंकि कोई आदमी मोटरसाइकिल को डबल स्टैंड पे लगाएगा, गेंद मार देगा, रेस देगा, पहिया घूम रहा है, किलोमीटर बन रहे हैं बिना गाड़ी चलाए। लेकिन आगे वाले को कब तक घुमा लोगे, एक बार हाथ मार लोगे, दो बार हाथ मार लोगे, 3 बार, 5 बार, 10 बार, पूरे एक दिन किसी बालक को लगा दो, घुमाता रहेगा। ऑडोमीटर अगले पहिए में। लेकिन बात यह कि तुम मुझे बताओ कि अगर ऑडोमीटर को कैसे नापने का हिसाब किताब कैसे दिया उसके अंदर कि एक चक्कर होगा तो इतना मीटर आगे बढ़ाना है, तुम बना लोगे। मैं तुमसे कंप्यूटर बनाने की बात नहीं करता, मैं बस तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें पहिया घुमा के पता लगाना है और ऐसी मशीन बनानी जो नापती हो, डिस्टेंस नापती हो। चलो वो तो बड़ी बात है। मेरे पास सामने घड़ी के फुल से खोल के रखती हूँ, जोड़ो, इनकी चरखियां सेट करो, कुछ ऐसे सेट करो कि एक चरखी जब वापस सेट कर ले तो अगली वाली थोड़ा सा घूमे और अगली बहुत देर बाद घुमा करे। वो कैसे सेट करोगे मोशन। तो किसी भी चीज के मोशन को सेट करने के लिए हमने वो जीवन में कभी पढ़ा हो तब जाके सेट हो सकता है। खैर सारी बात हटाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर तुम किसी भी चार्ज पार्टिकल को चलाना चाहते हो तो किन चीजों में उसको सेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत। और उसकी वेलोसिटी जो भी तुम दोगे इस फॉर्मूले से निकाल कर, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब कि हमने जो वेलोसिटी जानबूझ के सेट करके सिलेक्ट करी, दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। और इस पूरी कहानी में कुछ नहीं है, बस सभी को इतना ध्यान रखना कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या चीज है। लॉरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सम, फिनिश। उसमें 3 केस कौन से हैं, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी तो इसकी तरफ,
मैग्नेटिक ज्यादा होगी तो नीचे की तरफ, और दोनों इक्वल होंगे तो हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड सेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बस तुम्हें इतना ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड का एक ही काम है, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को बदलना, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं ला सकती, जैसा कि हम लोगों ने उसमें देखा था कल तक के टॉपिक में सर्कुलर मोशन के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड बच्चियों को घुमा सकती है और कुछ खास नहीं है। ये टॉपिक अब फिनिश हो जाता है, कुछ है नहीं इसमें इतना बड़ा, छोड़े। अगले टॉपिक का नाम देखो, छोटा ही है, तुम जिस उम्मीद से बैठे थे वैसा नहीं, तो बहुत हैवी होगा ऐसा कुछ नहीं। अगला अच्छा खासा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये बेहतरीन है, ठीक है। 7 फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, को पढ़ाने से पहले जरा इस सवाल का जवाब दें। ये तुम्हारे पास में एक इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई है, इसमें बस 3/3 में क्रॉस लगा दिए मैंने। काम की बात मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुमने इसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी v स्पीड से फेंका तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी बताना। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को फेंके, एक पार्टिकल को फेंके तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी ये बताओ। जो तुम्हारे सामने समस्या आती है ना अब सुनने की कि क्या बोलूं, उसका निवारण करो, याददाश्त से होगा। क्यों v sin थीटा, किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में अगर फोर्स निकालनी है तो क्यू v sin थीटा। इसमें क्यू क्या चीज है, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल। लेकिन अब जो पढ़ोगे वो सुनो, अगर हमारे पास में किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैं ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सही समझ में आता है इससे। हमारे पास में अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने चार्ज पार्टिकल तो एक टुकड़ा है, पूरा का पूरा तार ही रख दिया, इसका जिसमें करंट ज्यादा आएगा तो अब कितनी फोर्स लगेगी। हमने जो अभी तक फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा कि अगर अपने पास में किसी चार्ज पार्टिकल को किसमें रखें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या फोर्स लगती है, क्यू v sin थीटा। पूरा का पूरा तार लग दिया करंट का, तो अब भी उस पर फोर्स तो लगेगी। बताओ, इस पे तो थोड़ी कमी लगी, इस पे तो मतलब भयानक ही लगेगी ना, पूरा पूरा तार रखा हुआ, इस पर फोर्स बताओ। एक तार पे कैसे फोर्स निकालोगे, तो मतलब सिंपल, ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, बस कुछ सोचो। एक तार रखा है, उस पर कितनी फोर्स है। इसमें कुछ काम की बात सेट कर लें, तार की लंबाई L है, लेकिन सबसे काम की बात तो यही है कि टॉपिक को कनेक्ट करो। कहाँ पे, तो हमने बस एक चार्ज पे फोर्स निकाली है, और मैं बात कर रहा हूँ पूरे पूरे तार की, उसमें ना जाने कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होंगे। मैं पूरे तार की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल चार्ज और एक पूरा तार, तो कहना कि फोर्स इसमें ज्यादा निकल के आएगी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हालांकि दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगे, थोड़े बहुत डिफरेंस हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, ध्यान से बात समझते हैं। यहां से यहां जा रहे हैं, ये छोटा सा एक सिंगल पीस था, ये पूरी पूरी वायर लेके आ रहे हैं हम लोग। ठीक, ध्यान से बात समझे। पहली चीज, एक जिस एंगल पे, दैट एंगल इज थीटा। वायर कौन से एंगल पे उसके अंदर रखा गया। अगर वायर को 90 के एंगल पे रखेंगे तो फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम sin 91। अगर वायर को 0 के एंगल रख देंगे तो फोर्स 0, कोई फोर्स नहीं लगने वाली उसके ऊपर। तो मैं बहुत छोटी मोटी चीजों के जवाब देने हैं कि इस वायर में कितना चार्ज है, बस ये बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। इस वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स निकालने, और इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम एक पुरानी चीज पे जा रहे होंगे। तो मैं अभी समझ में आ जाएगा, मैं तो बताऊंगा नहीं वो चीज कौन सी है, ध्यान से देख लेंगे। देखो, हमारे पास में ये एक वायर है,
इस वायर की लेंथ कितनी है L, इस वायर का एरिया कितना है A। तुम मुझे इस वायर का वॉल्यूम बता सकते हो? इस वायर का वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम। A इंटू एल, एरिया इंटू में लेंथ। दोबारा से वापस सवाल का जवाब देना, थोड़ा ठीक ठाक है इस बार भी। इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे, मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता हूं तो मैं इसकी n इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, n इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जैसे कि मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकलती है? इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में वॉल्यूम। इस बात को समझाया जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लो, रैपिडली देख लो सभी लोग ध्यान से। ये इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी को ठीक उसी प्रकार से समझो जैसे तुम लोगों ने वो समझा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। जब तुम लोग सॉल्यूट पढ़ रहे थे उसमें स्मॉल n क्या चीज थी? 1 सेंटीमीटर में कितने गोले हैं, और कैपिटल N क्या चीज थी? टोटल गोले कितने। वैसे करके स्मॉल n क्या चीज है? 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि कैपिटल N क्या चीज है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वॉल्यूम। स्मॉल n क्या चीज है? n अपॉन में v। इसमें n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और v क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका वॉल्यूम। तुम एक छोटी सी बात ये बता दो कि n काम की चीज है या फिर कैपिटल N काम की चीज है? स्मॉल n, क्योंकि स्मॉल n तो बताता है कि साहब हमारे 1 मीटर क्यूब में एक छोटे से टुकड़े में 100 इलेक्ट्रॉन है। ये स्मॉल n कहता है। स्मॉल n का मतलब होता है 100 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि जरा बताओ कि 10 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो तुम क्या करोगे? 100 मल्टीप्लाई में 10 करने पे क्या निकल के आ जाएगा? 1000 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की चीज कौन है? कैपिटल N या फिर स्मॉल n? स्मॉल n मुझे एक छोटे से टुकड़े का हिसाब देता है कि अगर छोटे से टुकड़े में इतने हैं तो तुम्हारी वायर का साइज नापो, मल्टीप्लाई करो और अपने आप निकाल लो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ध्यान से ध्यान से बताएं, वायर का वॉल्यूम कितना है? A इंटू में L। जब इसको इधर भेजा जाएगा तो N मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू आ गया N। ये तुम्हें क्या दिखाता है? ये तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुमने जब वॉल्यूम का मल्टीप्लाई स्मॉल n से किया तो तुम्हारे पास में क्या निकल के आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तुम्हारे पास में 200 इलेक्ट्रॉन है। अब एक छोटी सी बात और, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पाया जाता है? 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। 200 इलेक्ट्रॉन पे कितना पाया जाएगा? 200 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। 500 पे कितना पाया जाएगा? 500 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ में। अब इस पूरी कहानी को इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा हम लोग पता कैसे लिखते हैं? 200 मल्टीप्लाई में E, ये हो गया जी इसके ऊपर चार्ज इतने कूलम। मैं तुमसे वही पूछता हूं, अपने पास में इतने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज पाया जाता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज पाया जाएगा? वो चार्ज कैसे निकालोगे? N मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई किससे? E से। E से तो मिलेगा चार्ज। अगर हम इन सारी बातों को इकट्ठा लेके चले एक जगह पर और उसके मिक्स कर लें, जैसे अपने पास में फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू में Q B V sin थीटा। तो इसमें Q क्या चीज है? चार्ज। तो वायर का जो चार्ज है वो क्या निकल के आया? वो ध्यान से रखते हैं, N A L E B B sin थीटा। और हमने किसी जमाने में फॉर्मूला याद किया था I इक्वल टू बीना। इसमें बीना के अंदर I इक्वल टू बीना में एक जो चीज थी वो ये थी, बीना के अंदर इसमें B क्या चीज थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन। N क्या चीज है? नंबर डेंसिटी। और A क्या चीज है?
एरिया, तो ध्यान से देखो तो मिल जाएगा वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, एरिया, VENA, वीना। और इन चारों लोगों की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, आई। इन चारों जगह पे एक अंग रखा, क्या क्या बचा, BL, दिस इज कॉल्ड IPL sin थीटा, IBL sin थीटा। ये फोर्स निकालने का तरीका किसमें, वायर के अंदर। इसमें काम की चीज है, एक चीज अभी भी जो पहले में थी अब भी है, बी। लेकिन वायर में जब फोर्स निकालोगे तो मेन बात है कि वायर में कितना करंट पास हो रहा है और वायर की लेंथ कितनी है। अब इस चीज को दोबारा से देखना सिस्टमैटिकली, ये तो जानबूझ के एक बार इसलिए निकाला जाता है कि तुम्हें हमेशा पता हो कि कोई भी टॉपिक कहां पे एंड होगा। क्योंकि पहली बार में बालक जब सामने बैठता है ना, उसके दिमाग में एक चीज चलती है कि खत्म कब होगा, है ना, वो दिक्कत है वाकई में। ध्यान से बात समझे। एक सेकंड। हाँ भाई, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला QVB sin थीटा। तुम्हें क्या निकालना है, फोर्स इस पर कितनी होगी, एक करंट वाली पूरी चार्ज पे नहीं, पूरी तार पे कितनी ताकत लगेगी अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो उस पूरी कहानी को पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा साइडलाइन आना चाहिए, तुम्हें शांति से एक वायर की शेप क्रिएट करनी चाहिए, उसके बाद में कुछ पढ़ना चाहिए। ये तुम्हारी वायर है, यही वाली, ये तुम्हारी वायर। इस वायर की लेंथ L, वायर का एरिया A, वायर का वॉल्यूम बताओ, A मल्टीप्लाई में L। दोबारा से, नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में वॉल्यूम। तो आगे बताओ तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके, जब n में v का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम्हें इस पूरी कहानी को ऐसा साउंड आती है, सब बहुत लंबी है, टॉपिक अलग अलग है, तो पहली बात तो इसको सेट करें कि वॉल्यूम यानी कि A into N, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए n मल्टीप्लाई v, और v यानी कि वॉल्यूम है तो मैंने v की जगह पे ऊपर वाला वॉल्यूम डाल दिया, n मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई N इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि तुम्हारे पास में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, मतलब ये n इंटू A इंटू L, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब ध्यान से दोबारा बताएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 10 19, तो इतने पे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज यानी कि Q निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, n मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई L से किसका मल्टीप्लाई करना है, E का। ये तुम्हारे पास में चार्ज निकल के आएगा, n मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई E। ये तुम्हारे पास में चार्ज पॉइंट हो गया। बस तुम्हें चार्ज की वैल्यू वहां पे जाके पुट करनी है और एक छोटी सी बात का जवाब दे देना है। चार्ज की वैल्यू पुट करी, चार्ज की जगह पर n इंटू A इंटू L इंटू E, बाकी तो वेलोसिटी है ही, मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा है। और फिर इस जगह पे ब्रैकेट में एक बात लिखनी है जो कि बहुत गलत भी है, पर लिख लो वी नो, कि तुम जानते थे, तुम ये जानते थे कि I इक्वल्स टू वी ना, तुम ये नहीं जानते थे, लेकिन जब तो इसमें वीना को ढूंढोगे तो वीना मिल जाएगा। इसमें वीना ढूंढा गया, VENA, और वीना की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, IBL sin थीटा। लिख दे ध्यान से, हो गया डेरिवेशन खत्म। अब मैं तुमसे एक लाइन से कुछ सीक्वेंस वाइज चीजें पूछूंगा, ठीक, क्योंकि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आएगी। डेरिवेशन बहुत बड़ी नहीं है, बस वो वॉल्यूम, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर चार्ज निकाला, वैल्यू पुट, I इक्वल्स टू वी ना। बस एक चीज समझा देना स्पष्टता से,
हमें इसको सेल्फ टॉक करने की आदत नहीं है, वो बात क्या करे खुद से, पढ़ाई से रिलेटेड, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, खुद से बतला बतला के पढ़ा करो। फॉर्मूला भूलना तो उसको सवाल ही नहीं होता। आईबीएल वो साउंड विद आईपीएल मिला दो। हम सभी लोग जरा ध्यान से जवाब दें एक एक करके सभी चीजों के। एफ इक्वल्स टू एम किसका फॉर्मूला है? फोर्स का। फोर्स निकालता है कब? जब मास और एक्सीलरेशन गिवन हो। दोबारा से एफ इज इक्वल्स टू में जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, किस चीज का फॉर्मूला है? ग्रेविटेशन, दो मास बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स, सन और मून वगैरह, उसके बाद में F इज इक्वल्स टू में k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है? दो चार्ज के लगने वाला फॉर्मूला है। अगला F इज इक्वल्स टू में q, किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगी। उसके बाद में F इज इक्वल्स टू में 6 पाई ईटा r v, किसका फॉर्मूला है? फोर्स का जब वो स्टोक्स थ्योरम में लगता है, मतलब कोई चीज अगर पानी में चल रही है तो पानी उसके ऊपर कितनी विस्कस फोर्स अप्लाई करेगी तब। दोबारा से चलो, F इज इक्वल्स टू में q v v, ये कब लगेगा? q v sin थीटा कब लगेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड में की चार्ज पार्टिकल को चला दोगे, एक सिंगल पार्टिकल को। उसके बाद में F इज इक्वल्स टू IBL sin थीटा, ये कब लगेगा? तब किसी मैग्नेटिक फील्ड में ही तुम पूरी पूरी वायर रख दोगे। तो ये वाला किसके लिए वैलिड है? बस एक सिंगल चार्ज पार्टिकल जब तुमने चलाया, सिंगल मूविंग चार्ज पार्टिकल, सिंगल चार्ज पार्टिकल ऑब्वियसली मूव तो कर ही रहा है, हम लोग बात तो लिख नहीं रहा। और ये वाला क्या है? जब पूरी पूरी वायर रखी गई है और ये सारे सारे फोर्स के फॉर्मूले हैं, सबका अलग इस्तेमाल है, सब अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन काम पीछे ध्यान से देख लो। ये क्यू वी भी तब लगता है जब सिंगल चार्ज होगा। आईबीएल कब लगेगा? जब पूरी पूरी वायर रखी हुई है। तो ध्यान से अब इसके अंदर तुम कुछ छोटी मोटी बातें बता सकते हो कि अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 बन जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, मैं फोर्स के 0 होने के बहुत सारे एक्सपेक्ट लेके आता हूँ। पहली काम, फोर्स 0 कब कब होगी जरा बताओ। पहला, जब करंट 0 हो जाए, अगर वायर में कोई फोर्स नहीं जाएगी तो कोई करंट नहीं जाएगा तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगी। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए तो उन लोगों ने अभी छोटी मोटी मोटरें कभी खोली हो, उसके बगल में दो मैग्नेट चिप की होती, काली काली सी कटी सी, अगर तुमने उसमें से वो मैग्नेट के पीस निकाल दिए तो उसमें कितना भी करंट दे लो वो नहीं घूमेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी वो फोर्स महसूस करेगी, तभी घूमती है। करंट नहीं होगा तो भी नहीं घूमेगी। उसके बाद में लेंथ नहीं होगी तो बात गलत है, तार नहीं दोगे तो घूमेगी काय को, सीधी बात है। तो तार ही नहीं है, घुमाओगे क्या? हवा। ऑब्वियसली क्या फायदा बिना तार की मोटर का। उसके बाद में अगर थीटा 0 हो जाए, मतलब कि हम लोग जैसे मोटर की मैग्नेट ऐसे होती है और उसको वायर को ऐसे रखते हैं, एंगल बनता है 90 का। अगर हम उसको ऐसे रख दें, मैग्नेट ऐसे है, उसकी शाफ्ट ऐसे रख दें मोटर की, नहीं घूमेगी। मतलब कुल मिला के सीधी बात है कि अगर थीटा 0 हो जाएगा, अगर ये अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी में तुमने वायर को ऐसे लिटा दिया तो उसका जो थीटा है दैट इज 0, और थीटा 0 होने पर जो फोर्स है वो भी 0। थीटा 180 होने पर भी फोर्स 0 हो जाती है। इस चीज को पहले ध्यान में रखें। दूसरी बात बताएंगे, फोर्स मैक्सिमम कब लगेगी? मैक्सिमम जब एंगल कितने का होगा? 90 का। करंट तो फिर तुम कितना भी दे ही लो। तुम्हारे पास में ये रही मैग्नेटिक फील्ड, अगर तुमने वायर को बिल्कुल सीधा सीधा पुट किया तो 90 के एंगल होने पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर लगती है। इन दोनों बातों को इसके नीचे लिख लो, टॉपिक के नीचे। कि फोर्स 0 होने का लॉजिक फॉर्मूला सिखा सकता है। ये सारी बातें ऐसी नहीं है जो
मतलब देखने के बाद ही समझ में आएंगी, बताने के बाद समझ में आएंगी। बुद्धि अपने आप चीजों का विस्तार करना आरंभ कर देती है जब तुम सही चीज को तरीके से पढ़ रही हो, तो बहुत बड़ी चीजें नहीं। बात का ध्यान रखना, थीटा 0 तो फोर्स 0 और थीटा 90 तो फोर्स मैक्सिमम। अगला टॉपिक नंबर लेके नाम देखिए उसका 8वां। डिस्टेंस ऑफ, अच्छा ठीक है, उसके बाद होगा फिर तो 8वां, यहीं से कनेक्ट हुआ है। Force on to current carrying parallel infinite wire kept at a distance, इसमें किसी भी वर्ड को नहीं हटा सकते। फोर्स निकालनी है, दो वायरों में करंट जा रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों इनफिनाइट हैं और कुछ दूरी पर रखी हुई हैं। इनफिनाइट का ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इनफिनाइट का आसान है, इनफिनाइट का फायदा भी है, लेकिन निकालने से पहले एक कंसेप्ट समझ लें ध्यान से। बहुत छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं, देखना। इस सारे टॉपिक ना ऐसे ही हैं, चिरपुर से एक को छोड़कर। टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप पर अपने लिए पढ़ने में आसानी रहेगी, इससे बहुत आसानी है उसको पढ़ाने में। उसको थ्री पे दिखाऊं उसको। हाँ भाई, तुम एक बात बताओ, ये एक वायर में करंट है, तो वायर में करंट जाने से वो क्या बन जाती है? मैग्नेट। इसके पास में तुमने एक करंट वाली वायर रख दी, एक और वायर है, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। क्या इस वायर पे फोर्स लगेगी, हाँ या ना? ये बताओ, सोच ले। मैं तुम्हें 5 सेकंड का समय देता हूँ, वो भी 5 सेकंड, चलो बताओ, पता क्यों लगेगी? एग्जैक्टली, नहीं समझे भाई? दोनों वायरों में क्या जा रहा है? दोनों क्या बन गई हैं? या तो अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी। आपने पॉइंट है, सिंपल बात ये। अब उसमें एक बात और, मैं तो सवाल मैं जवाब दे दूं कि पूछ लेता हूँ ना, तुम जवाब देना, आराम से ढूंढ के देना, ठीक? दोनों में करंट सेम है तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। और अगर दूसरा केस है कि एक वायर में करंट ऊपर की ओर है और दूसरे में करंट नीचे की ओर है, अब क्या होगा? अट्रैक्शन कौन से केस में? जब करंट सेम हो तब अट्रैक्शन है, करंट अपोजिट हो तब अट्रैक्शन है। अच्छा, अट्रैक्शन। और ये वाला जो केस, दैट इज रिपल्शन। मैंने लिखा तो है पर
पद है इसमें एक है ना, अभी पद लगा के छोड़ देता हूँ, पद नहीं काटूंगा अभी इसके, ठीक है, बाद में काट दूंगा इसके जो भी पद होंगे। मेन बात ये ठीक है, दोनों वायरों में करंट जाएगा, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बताओ, उसका रीजन जाने में ना कोई फायदा नहीं, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा उसके, क्योंकि दोनों वायर क्या बन चुकी हैं, मैग्नेट, दोनों वायरों में जाएगा करंट, दोनों बन चुकी है मैग्नेट, तो दोनों मैग्नेट या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे को रिपेल करेंगी, बस बात है, इसीलिए फोर्स लगेगी। अच्छा एक बात और, एक रीजन तो ये हो गया, दूसरा रीजन अभी दोबारा देता हूँ। हमने जैसा कि पिछले पन्ने में पढ़ा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर तुम किसी करंट वाली वायर को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट वाली वायर पे क्या लगेगी, फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, IBL sin थीटा। तो मुझे जरा दोबारा समझाओ, इस वायर में करंट ज्यादा है तो करंट जाने से वायर क्या बन जाएगी, मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, चारों तरफ गोल गोल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल होंगी। अब एक बात बताओ, इस वायर के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी वायर आ गई, दूसरी वायर, और जब कोई करंट वाली वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो उस पर क्या लगती है, फोर्स। मैं दो रीजन दे रहा हूं, पहला रीजन कि दोनों में करंट गया, दोनों मैग्नेट बनी, दोनों में अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। दूसरा, जैसा कि अभी पिछले पे देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने किसी करंट वाली वायर को रखा तो करंट वाली वायर उस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को महसूस करेगी। ये बात यहाँ पे घटित हो रही है, इस पहली वायर में करंट जाने की वजह से इसने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, और मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी वायर आई जिसपे क्या लगेगी, फोर्स। जैसे यहाँ पे ये वाली वायर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स महसूस करेगी, सेम टू सेम ये वाली वायर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स महसूस करेगी, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया किसने, पहली वाली वायर ने। वापस जैसे ये वाली वायर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स महसूस करेगी, वैसे ये I2 यानी दूसरी वाली वायर भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स महसूस करेगी। दूसरी वाली वायर को मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, पहली वाली वायर, और अगर कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो उससे फोर्स लगती है। दो रीजन, पहला रीजन जो तुमने मुझे बताया कि साहब सीधी सीधी बात यह है कि दोनों वायरों में गया करंट, दोनों क्या बनी, मैग्नेट, और दोनों के मैग्नेट बनने पे बात साफ हो गई कि या तो इनमें होगा अट्रैक्शन या होगा इनके बीच में रिपल्शन। और दूसरी बात जो मैंने तुम्हें समझाई वो ये कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखी जाती है करंट वाली तो उस पर क्या लगती है, फोर्स। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे भी काम कर रहा है कि ये वाली जो वायर है उसमें करंट है और ये किस में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी रखी हुई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके पास में वो किसने दिया, U2I1। तो फोर्स किसके ऊपर लगेगी, I2 के ऊपर फोर्स लगेगी क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में है, और इस फोर्स को लगाने का रीजन कौन है, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किसने किया, I1 ने। और हमारे टॉपिक का नाम क्या जरा वो देखो, हमें क्या निकालनी है, फोर्स किस पर, वैसे बिटवीन आना चाहिए, फोर्स बिटवीन टू वायर्स, बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, दो वायरों के बीच में फोर्स निकालनी है जो कुछ डिस्टेंस पे रखी गई है। तुम ये बताओ कि दो वायरों के बीच में फोर्स लगने का रीजन क्या है, रीजन सिंपल है, दोनों में करंट गया, दोनों मैग्नेट बनी, अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। दूसरा रीजन, पहले ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जिसके अंदर दूसरी आ गई, और अगर कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उस पर क्या लगती है, फोर्स। हमें वो फोर्स निकालनी है, बस बात खत्म। तो पहले लॉजिक समझे कि हाँ फोर्स लगेगी भी कि नहीं लगेगी, इनके बीच में लगने वाली फोर्स फाइंड करनी है। और इस पूरे खेल में एक बात है अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, केप्ट एट ए डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए, दोनों वायरों के बीच का डिस्टेंस ए मान लिया, आर मान लो, एल मान लो, डी मान लो, जो तुम्हें सही लगता है, ए मान लिया। अच्छा आदमी डी मानने ज्यादा कुछ है, डी फॉर डिस्टेंस, डी मान लो, ठीक है। तो पहले इस लॉजिक को पहले दोनों तीर बनाओ, ऐसे एक ऊपर एक नीचे, दोनों सेम है तो अट्रैक्शन अपोजिट है तो रिपल्शन। और ये तो रीजन रखो कि दोनों में फोर्स क्यों लग रही है, वो रीजन समझो, उस रीजन के बिना कोई बेनिफिट नहीं।
रीजन लिख के दोनों के, कैसा, दोनों में करंट, दोनों मैग्नेट, फोर्स लगनी है, लाजमी सी बात है। और एक में करंट गया, मैग्नेट बनी, दूसरी जब उसके अंदर आएगी तो वो भी उस दबाव को महसूस करेगी। और हमें वो दबाव निकालना है कि कितना महसूस करेगी, ध्यान से बात समझना। क्या डेरिवेशन बहुत विकराल कठिन है अपना। मैं टॉपिक के नाम से उसकी पूरी गहराई आए, इतना अभ्यास करना चाहिए। अंदर तक पता हो गया टॉपिक कितना डीप है। रीजन ध्यान रखेंगे, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, वो भी देखो। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोर्स, इन्हीं के बीच का टॉपिक का नाम लिखने से बस बच गए हम लोग, दोबारा कुछ नहीं। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोर्स, इन्हीं के बीच में, ठीक है, डॉट 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 डॉट। ये तुम्हारे पास में इनफिनाइट वायर है, इसमें करंट जा रहा है I1। ये दूसरी इनफिनाइट वायर है, इसमें करंट जा रहा है I2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8। ये जो I2 नाम की वायर है उस पे फोर्स किस कारण से महसूस होगी, क्योंकि ये दूसरे के किस में रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैं बस तुम्हारे सामने ही बोलूंगा कि दूसरे, ये मतलब पहले के मैग्नेटिक फील्ड है, इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरी वाली वायर को तंग करेगा और जिसके कारण उस पर दबाव पड़ेगा। तुम मुझे बस ये बता दो, किसी इनफिनाइट वायर से ए डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, किसी इनफिनाइट वायर के द्वारा ए डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बताओ, आराम से सोचो। तुमने कहीं तो सुना था इस चैप्टर में इनफिनाइट, फाइनाइट और सेमी इनफिनाइट। जाओ अपने पन्ने पलटो, अपने दस्तावेज खोलो, पीछे से देखो फॉर्मूला क्या है, तो वो याद नहीं है। मुझे मत बताना। फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई बाई ए, यही है ना। इस वायर के द्वारा यहां पर ए डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई बाई ए। दोबारा देखिए, हमारे पास में ये कोई I2 नाम की इनफिनाइट वायर है, दूसरी वाली बना रहा हूं मैं I2। इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर चुंबक का कितना प्रभाव है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर, इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, एक सेकंड, इसका मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई बाई ए। एक मिनट, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है, ये जिस घेरे में रखी हुई है, ये जिस घेरे में रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई बाई ए। ये आई कौन सा करंट है, इसने ए डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2
I1 अपॉन में ये I1 तुम्हें क्या समझाता है कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ए डिस्टेंस पर निकाला है वो किसके कारण से निकाला है, पहली वायर से कितना चुंबक का प्रभाव पैदा होगा। अब वो प्रभाव दूसरी वायर पे पड़ रहा होगा तो फोर्स निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला जस्ट अभी वायर पे फोर्स निकालने का फॉर्मूला I B L साइन थीटा, सारी वैल्यूज पुट करना है ध्यान से। इस वायर में कितना करंट है I2, इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है पहले के कारण से V नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 अपॉन में A। I1 क्या समझा रहा है, पहले के द्वारा फील्ड, I2 क्या बता रहा है, दूसरे पे करंट। इस वायर की लेंथ कितनी है, इस वायर की कोई लेंथ नहीं है, इनफिनिट लेंथ है, फिर भी इसको L मान लेते हैं। एक क्यों बताएं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और वायर की करंट के बीच में कितने का एंगल है, साइन 90 का। जरा सॉल्व करें, इस वायर में लेंथ तो नहीं है, इनफिनिट वायर है, इसे लेंथ को नीचे डिवाइड में ले आओ। F अपॉन में L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में A और साइन 90 तो बनी है। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों निकाली है, क्योंकि वायर की लेंथ फिक्स नहीं है। हमने ये निकाला है कि इस वायर में 1 मीटर पे 50 न्यूटन की फोर्स लगती है, तो तुम हिसाब लगा लेना कि 20 मीटर पे 100 न्यूटन पे 3 मीटर पे 6 मीटर पे कितनी फोर्स लगेगी। क्योंकि वायर अनंत लंबाई का है तो पूरी लंबाई का हिसाब नहीं लगा सकते, इसलिए पर मीटर का हिसाब लगा दिया कि ये 1 मीटर में कितनी फोर्स है। ये किसके बीच का फॉर्मूला है, दो वायर के बीच का। अब वापस से देखेंगे ना, पहले इसको लिखो पहले यहाँ तक। दूसरी मेन बात ये कि इस I2 पर फोर्स किसकी वजह से लगी है, पहले वायर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इस पे पड़ा। और जब किसी करंट वाली वायर पे किसी मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है तो उस पे फोर्स निकलती है IBL से। अगर तुम थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो तो समझ में आएगा कि QVB से IBL बनाया, IBL से यहाँ पहुंचे हैं, अब यहाँ से आगे जाएंगे। पहले उसको ध्यान से समझ के ये लिखें कि किसका प्रभाव किस पे है। पहली वायर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरी वायर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, तो दूसरी वायर का करंट और पहली वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से I यानी कि दूसरी वायर का करंट, दूसरी वायर का करंट, और B यानी कि पहली का मैग्नेटिक फील्ड, पहली का मैग्नेटिक फील्ड, पहली वायर का मैग्नेटिक फील्ड। पहली ने प्रभाव दिया, उससे दूसरी पे असर पड़ा, बस वही ताकत IBL से निकाली गई है। और ध्यान से देखो तो चीजें शायद सिस्टमेटिक लगेंगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने इसका फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों निकाला, क्योंकि वायर की लेंथ इनफिनाइट है। तो मैं ये बोलूंगा कि पूरे वायर पे 50 लग रहा है वो गलत है, इनफिनाइट पे तुम नाप ही नहीं सकते। तो ये बोलना पड़ेगा कि इस वायर के 1 मीटर के हिस्से में 5 न्यूटन का बल है, तो 2 मीटर में 10 मीटर में 50 मीटर में 100 मीटर में तुम अपने हिसाब से देख लेना कि कितना होगा। इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ करेंगे, ध्यान रखें। थोड़ा बुद्धिमानी से देखें, बस एक बात का डर है कि तुम ये ना भूल जाओ कि किसने किस पे असर डाला। पहली के चुंबक के प्रभाव ने दूसरी को खींचने की कोशिश करी, तो दूसरी का करंट लिया और पहली का मैग्नेटिक फील्ड लिया। उस चीज को दिमाग पर डालू। हाँ, हम बस ये भूल जाते हैं अक्सर कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फिनिट के फॉर्मूले क्या होंगे, इसीलिए तुम्हें ज्यादा टाइम लगता है चीजों को याद करने में। अपन लोग कई फॉर्मूले याद नहीं करते, असलियत बात ये कि मुझे ये याद नहीं करना होता, मैं मन में ट्राई कर लेता हूँ एक आध दो लाइनों के अंदर ही, वो बात अलग ही याद है।
ये क्या चीज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अच्छा मैं पहले डी बोल रहा था ऊपर पर ई भी लिखा है, ई भी है यार। और इस पूरे खेल में एक और छोटी सी डेफिनेशन, जिसको जब भी कोई भी तुम्हारे स्कूल क्लास कभी भी लिखवाया अगर बात साफ साफ बोल देगा कि वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आती पूछी जाती है, तो इस से तो नहीं देखी मैंने, पेपर में आती है सच में, पर आ जाए तो कुछ पता नहीं है ना, हमारे तो किस्मत वैसे भी 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर को भी इससे 1 एम्पियर डिफाइन करना काफी आसान से देखते हैं, सुनना। जब दो वायरों में करंट 1 एम्पियर का हो, नहीं वही तो फाइंड करना है। जब दो वायरों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो मुझे बताओगे म्यू अपॉन में 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, इनटू में 2 भी हो जाए तो 2 × 10 की पावर माइनस के 7। जब दो वायरों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो और उनके बीच में लगने वाली फोर्स 2 × 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन पर मीटर हो, उस वक्त उनके बीच में बहने वाले करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। हिंदी बोली मैंने। जब दो वायरों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो और उनके आपस में लगने वाली फोर्स 2 × 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन पर मीटर है, तो दैट करंट इज कॉल्ड, दैट करंट passing through the wire, passing through the wire is called 1 ampere, passing through the wire is called 1 ampere, is called 1 ampere। इसको दोबारा लिखते हैं, is called 1 ampere। इसे मत लिखना, इसे लिखना जो यहाँ पे लिखूंगा मैं, सुनो। when two parallel wires, when two parallel infinite wires, infinite wires kept at a distance of, kept at a distance of 1 meter, distance of 1 meter, and experiences and experiencing a force of, experiencing a force of 2 × 10 to the power minus के 7 न्यूटन पर मीटर between them, then the current passing through the wire is set to 1 ampere, is set to 1 ampere, is set to be 1 ampere। तुम्हें इस पूरी बात को बस रटना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ी बहुत सहायता बस म्यू अपॉन 4 पाई और 2 दे देंगे इस बात को याद रखने में कि 2 × 10 की पावर माइनस के 7 था, है ना। और कुछ डिस्टेंस 1 मीटर हो और ताकत उनके बीच की ये हो, तो उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड, उनके बीच में बहने वाला जो करंट है दैट इज कॉल्ड 1 एम्पीयर करंट। कंसेप्ट को कनेक्टेड याद रखिए, कनेक्टेड, टू बी
वहां से आए तुम लॉरेंज में, लॉरेंज से आ गए तुम आईबीएल में, आईबीएल से आ गए तुम इन्फिनिट वायर में, और सब में एक ही चीज पुरानी सब कुछ जुड़ जुड़ के इस्तेमाल हो रही है, तरीके से इस्तेमाल होती है। तो तरीका बनाना सीखो, लिख के खुद को बढ़ाना सीखो। हटाया जाए इसे। अगले टॉपिक का नाम बताएं। 9 नंबर और कोने कॉइल। अच्छा और ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप लेकिन कुछ विशेष हाथों के लिए कॉइल भी कह देते हैं ना। ये घूमेगा इतनी देर से फूस लगा लगा के कर क्या रहे हैं हम, तो घुमाएंगे, घुमा के करंट बनाएंगे, मोटर चलाएंगे ना, पंखा बिजली बनाने वाली चीजें वो सब सीखेंगे, इनकी वर्किंग समझेंगे क्या चीज है। फिर जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम ये भी समझ जाओगे कि आगे उसको बढ़ाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, वो सारी चीजें। मिस्त्री में इंजीनियर में क्या फर्क है, हिंदी में आपको क्या फर्क है? जमीन आसमान का अंतर है। मिस्त्री चीजों को सही कर सकता है, इंजीनियर नई चीजें बना सकता है, इन्वेंशन कर सकता है वो इंजीनियर है, सही कर सकते हो मिस्त्री है। ठीक है, मिस्त्री के दिमाग में और इंजीनियर दिमाग में सबसे बड़ा फर्क यही है। ठीक है, इन्वेंट कर सकते हैं वो चीजों को कि साहब ये पंखा तो पुराना हो गया, कुछ ऐसा बना दो बिना पंखड़ी के चलता हो, और उन्होंने बना भी दी। हवा देते हैं बिना पंखड़ी के एकदम सेट, लोग को हाई स्पीड में देते हैं। मैं जिस तरह लैपटॉप हो ना, कभी लैपटॉप के जहाँ पे मतलब खुलता है वो, यहाँ पे देखना छोटे बॉक्स बने होंगे कट कट से पीस। तो उसमें एक्चुअली में क्या सीन है कि जैसे करंट जाता है वो गैस आयनाइज हो जाती है। नहीं क्या समझ में तो नहीं आएगा, पर बात समझ लो ना, सुन ही लो। गैस आयनाइज होने से एक जगह का प्रेशर कम हो जाएगा और एक जगह के गैस के मॉलिक्यूल स्पीड से निकलेंगे। उससे दरअसल होता क्या कि जो लैपटॉप है उसके अंदर की हवा बाहर जो जाती है, इससे वो ठंडा बना देता है। ना पंखा ना स्पेस घेरा ना दिक्कत कोई, ना मोटर घूमने का झंझट, सीधे बैटरी से हवा पास कर दी डायरेक्टली आगे की ओर, उससे ठंडा रहेगा, ना आवाज करेगा ना कुछ और। है कुछ चक्कर, कोई बात नहीं, मैं जाने ऐसी कितनी बातें नहीं बताऊंगी, पर इट्स ऑल राइट। ठीक है, इसे अपन लोग कल ही करेंगे, है ना। नहीं सचेतता कहती है, इंसानियत वही कहती है।